फिल्म की शुरुआत एक कहानी से होती है जहां एक महिला को बच्चे को जन्म देते समय बहुत तकलीफ हो रही थी। आखिरकार मजबूरी में डॉक्टरों को ऑपरेशन करना पड़ता है और जब बच्चा पैदा होता है तो उसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। वह बच्चा विकृत था। उसके हाथ सामान्य व्यक्ति के हाथों से बहुत बड़े थे। यह देखकर उसके माँ बाप भी चिंतित हो गए, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि वे उस बच्चे का पालन पोषण करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सामान्य लोग उसका पालन पोषण करते हैं। कुछ सालों में वह बच्चा बड़ा हो गया और जब वह अपने जैसे बच्चों के साथ खेलने गया तो सभी बच्चे उसके बड़े हाथों का मजाक उड़ाते थे। इस समूह में केवल एक लड़की थी जो उसका ख्याल रखती थी और दूसरों को उसे तंग करने से भी रोकती थी। उसका नरम व्यवहार देखकर सभी बच्चे उसे भी तंग करने लगे। ये देखकर वह बच्चा बहुत क्रोधित हो जाता है। वह परेशान करने वाले लड़के को पकड़ता है और उसे नीचे गिरा देता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। उसके हाथ पहले से ही सामान्य व्यक्ति के हाथों से बहुत बड़े थे, इसलिए इन हाथों में भी ताकत थी। उसने इस बच्चे का गला इस तरह दबाया कि उस बच्चे की आंखें जोर से बाहर निकल आईं और तब से उस बच्चे का नाम पोपाइस पड़ गया। जब उसके माँ बाप को पता चला कि पोपेयस ने ऐसा किया है तो उन्होंने उसे तहखाने में बंद कर दिया, जहाँ दूसरे दरवाजे से उसे एक दोस्त मिला जिसे पोपेय नहीं जानता था कि वो कौन थी और कहाँ से आई थी। लेकिन दोनों ने पत्रों के जरिए एक दूसरे से बातचीत शुरू कर दी और उनकी दोस्ती गहरी हो गई। खैर, पता चला कि पोपेय द्वारा एक बच्चे को मारने की खबर अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। शहर के लोग बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने फैसला किया कि वे पोपेय का घर जला देंगे। उनका घर जलने की वजह से पोपेय के मम्मी पापा वहीं मर गए। पोपेय ने अपने बेसमेंट वाले दोस्त से पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने कहा कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ सुरक्षित रहूंगी। उसकी बात मानकर पोपेय घर से बाहर आ गया। जैसे ही लोगों ने उसे देखा तो उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पोपेय एक झील तक भागा और जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि पोपेय नदी में डूब चुका था। अपने अधिक वजन के कारण वह तैर नहीं पाता और गहराई में डूबता चल गया। और यहाँ सबको लगा कि पोपेय मर चुका है और किसी ने उसकी बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश भी नहीं की और सब यहाँ से चले गए। खैर, अब इस कहानी में 15 साल बीत जाते हैं और असली फिल्म शुरू होती है। हमें 3 यूट्यूबर दिखते हैं जो पोपेय के घर के पास उनका शिकार करने का वीडियो शूट करने आए थे। ये लोग वीडियो बनाना शुरू करते हैं। फिर यूट्यूबर बताते हैं कि पोपेय की मौत के 15 साल बाद कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहाँ जिंदा पोपेय को देखा है। उसे यहाँ एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा गया है और ऐसा माना जाता है कि वह हर बार कोहरे में आता है और कोहरे में ही चला जाता है। इसे रिकॉर्ड करते समय अचानक कैमरामैन रिकॉर्डिंग बंद कर देता है क्योंकि उसने वीडियो में देखा कि पीछे खड़ा कोई इन तीनों को घूर रहा था। वह डर गई, लेकिन उसके दोनों साथी उसकी एक नहीं सुनते। अब वह लड़का उनसे कहता है कि अब हम पोपेय के घर के अंदर जाएंगे और उसके पूरे घर को रिकॉर्ड करेंगे और उसकी कहानी बताएंगे। कैमरामैन अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि वह उस चीज़ से बहुत डर गई थी। इस बात से सहमत होकर वे दोनों यह कहते हुए अंदर चले गए कि अगर आपको बाहर कुछ भी गलत लगे तो आप हमें बुला सकते हैं। अंदर जाने के बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा चालू कर दिया और दोनों एक दूसरे के साथ व्यस्त हो गए। उनकी कैमरा वाली भी बाहर खड़ी थी जो अपने पास से आने वाली डरावनी आवाज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है और इन आवाज़ों में किसी के चलने की आवाज़ें भी थीं। यह पोपेयस था जो अचानक पीछे से उस पर हमला करता है, जिससे लड़की को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। वो नीचे गिर जाती है और जब वो पोपेयस को अपनी आंखों से देखती है तो काफ़ी डर जाती है। इधर पोपेयस अपना पैर लड़की के सिर पर रख देता है जिससे लड़की का सिर टकरा जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। जिसके बाद पोपेयस अपने घर के अंदर चला जाता है जहाँ वो दोनों यूट्यूबर अकेले थे। पोपेयस सबसे पहले आकर लड़की पर हमला करता है और उसका मुंह पकड़कर फाड़ देता है जिससे लड़की मर जाती है। उसके खून के छींटे उसके साथी के चेहरे पर भी पड़े। अपनी साथी की मौत अपनी आंखों से देख वो लड़का यहाँ से भाग गया और पोपेयस भी उसके पीछे भागा। जब वो ऊपर जा रहा था तो पोपेयस ने उसे पकड़ लिया। इससे पहले कि पोपेयस उसे मार पाता, खरीदार के हाथ में हथौड़ा लग जाता है जिससे वो पोपेयस को घायल करने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन पोपेयस पर इसका कोई असर नहीं होता। इसके बाद पोपेयस उसे पकड़ लेता है और सिर झुकाकर उसकी आंखें निकालकर उसे मार देता है। तभी उसी घर के बेसमेंट के गेट से एक नोट निकलता है जिस पर लिखा होता है वेलकम बैक, यानी पोपेयस का वो दोस्त जो इस बेसमेंट के दरवाजे के पीछे रहता था वो भी आज तक जिंदा था। अब सीन कट होता है और हमें तारा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो आज बहुत उत्साहित थी क्योंकि पोपेयस का घर अब उसकी माँ के नाम पर है। पहले वो घर उनकी हिस्ट्री टीचर के नाम पर था, लेकिन भगवान जाने कैसे जल्दी ही उनकी मौत हो गई और अब ये घर तारा की माँ के नाम पर था। तारा के पापा उससे कहते हैं कि तुम्हें तुरंत घर बेच देना चाहिए, इससे पहले कि तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो जाए। वह अपना सिर हिलाकर हाँ में हाँ मिलाती है और यहाँ तारा अपने मम्मी पापा को बताती है कि वह एक ट्रिप पर जा रही है, हालांकि वह किसी ट्रिप पर नहीं जा रही थी। दरअसल वह पोपेय के घर जा रही थी
जिसकी चाबियां उसे मिल गई थीं, क्योंकि वह घर उसकी माँ के नाम पर था। वह अपने पूरे ग्रुप को अपने साथ ले जा रही थी। खैर, यहाँ सभी दोस्त तारा से पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो तारा बताती है कि हम पोपेय के घर जा रहे हैं। यह सुनकर वे सभी थोड़े हैरान हुए, क्योंकि सभी जानते थे कि पोपेय का घर कई साल पहले जल गया था। तब तारा ने बताया कि कुछ समय पहले किसी ने उस घर का पुनर्निर्माण किया था और हमें वहां रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। इन लोगों ने अपनी यात्रा जारी रखी थी। जंगलों से गुजरते समय अचानक उनकी कार के सामने कोई आ गया। यह एक बूढ़ा आदमी था, जिसने उनसे पूछा कि आप लोग इस सड़क से कहाँ जा रहे हैं। तारा ने बताया कि हम पोपेय के घर जा रहे हैं। यह सुनकर वह डर गया और उसने उन्हें चेतावनी दी कि वहां मत जाओ, अगर तुम सब वहां गए तो मारे जाओगे। वो पोपेयस अभी भी जिंदा है। वो कोहरे में आता है और अपना काम दिखाने के बाद कोहरे में ही गायब हो जाता है। इन लोगों ने उसकी चेतावनी सुन ली थी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। खैर, अब ये लोग पोपेयस के घर पहुंच चुके थे। जहां पहुंचते ही उन्हें एक लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो डर गए। जब वो पास गए तो देखा कि वो उनके ग्रुप मेंबर में से ही एक थी, जो यहाँ हॉट वाटर टब देखकर बहुत उत्साहित हो गई थी। उसे देखकर सभी थोड़े शांत हुए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि उनके फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। तारा ने उनसे कहा कि शांत रहो, थोड़ी देर में सिग्नल आ जाएंगे। ये इलाका ऐसा ही है, सिग्नल आते जाते रहते हैं। उन्हें अभी तक किसी खतरे का आभास नहीं हुआ था, जो झील के किनारे यानी पोपेयस पर भी आ चुका था। कुछ देर बाद तारा को पता चला कि अगले एक हफ्ते तक यहाँ कोहरा रहने वाला है और कोहरे में इस इलाके में सफ़र करना बहुत खतरनाक हो सकता है। तब तारा के बॉयफ्रेंड ने उसे शांत किया और कहा, कोई बात नहीं, हम एक हफ्ते तक यहाँ आराम करेंगे। अब दृश्य कट जाता है और हमें वह बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है, जो उन्हें रास्ते में मिला था और उन्हें चेतावनी दे रहा था, पोपेय के घर मत जाओ। वह खुद किनारे पर बैठा था और मछली पकड़ रहा था। जब उसने अचानक अपने पीछे किसी की आहट सुनी, उसने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि पोपेयस आ गया है। उसने उसका गला घोंट कर उसे मार डाला। दृश्य कट जाता है और हम तारा के घर पर तारा की माँ को देखते हैं। उसकी एक सहेली उससे मिलने आई है। उसका बेटा भी तारा के साथ यात्रा पर गया था। उसके पास एक बहुत ही डरावनी खबर थी कि पोपेयस वापस आ गया है। उसकी तस्वीरें भी अखबार में छपी थीं। उन्हें यह भी पता चला कि उनके बच्चे कहीं और नहीं बल्कि पोपेयस के घर गए थे। इसका मतलब है कि उनकी जान खतरे में थी। उन्होंने अब उनकी जान बचाने का फैसला किया। इधर बिनी नाम की एक लड़की की दोस्त शराब की बोतल लेकर उसके पास आती है। वे दोनों बात कर रहे थे। अचानक एक भयानक महिला उनके दरवाजे की खिड़की पर आई। उसे देखकर वे दोनों डर गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला और वह महिला उनकी अनुमति के बिना उनके घर में घुस गई। वो लड़की उनसे कहती है कि पोपेयस वापस आ गया है और वो तुम सबसे बदला लेगा। ये लोग किस तरह का बदला नहीं समझे? वो पूछना चाहता था, लेकिन वो औरत वहां से चली गई और तारा उसके पीछे भागी। तारा ने उसे रोका तो लड़की ने उससे कहा कि पोपेयस तुम्हारे पीछे ही आया है। ये कहकर वो वहां से चली गई। यहाँ दिखाया गया है कि तारा की माँ लगातार तारा से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी और उसे बताने की कोशिश कर रही थी कि वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, लेकिन वो तारा से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। जबकि यहाँ हम तारा को उसके बॉयफ्रेंड डायलन के साथ देखते हैं, जिसने तारा को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी कि उसका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है और अब वो दूसरे शहर जा रहा है। वो तारा को भी अपने साथ आने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन तारा नहीं मानी, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को छोड़कर नहीं जा सकती थी। सीन कट होने के बाद हम डोना के बॉयफ्रेंड निक को देखते हैं, जो सैम के साथ एंजॉय कर रहा था, यह जानकर कि निक उसके साथ समय बिता रहा है। यह लड़की सैम बहुत क्रोधित हो गई और उसने डोना को यह सब बताने का फैसला किया। उसने तुरंत डोना को मैसेज किया, लेकिन सिग्नल न होने की वजह से ये मैसेज डोना तक नहीं पहुंचा। ये मैसेज भेजने के बाद वो बैठी ही थी कि अचानक पोपे उसके पीछे आ गया। पोपे ने उसे पानी में ठिठुरते हुए देख लिया, उसे पानी में डुबोकर और गला घोंटकर मार डाला। इधर वो अजीब और डरावनी लड़की लड़कों के पास आती है, जो पहले ही तारा और निक से मिल चुकी होती है। उनकी बातचीत से हमें यहाँ एक ट्विस्ट पता चलता है कि ये लड़की पोपे की बचपन की दोस्त थी, जो बेसमेंट में थी, और ये लड़की असल में उसकी सगी बहन है, क्योंकि वो भी बचपन में पोपे की तरह अजीब हरकतें करती थी। इसीलिए उसके मम्मी पापा उसे बेसमेंट में बंद करके रखते थे और उनके इरादे अब भी नहीं बदले थे। ये लड़की पोपे से कहती है कि हम एक एक करके सबको मार देंगे, और पोपे हाँ में सिर हिला देता है। सुबह सब सैम के बारे में पूछ रहे थे, जिसे पोपे ने रात में मार दिया था, तो निक ने उसके बारे में झूठ बोला कि वो शाम को चली गई। दरअसल वह खुद नहीं चाहता था कि उनमें से कोई भी सैम से कोई संपर्क रखे, क्योंकि वह अपने और सैम के बारे में सब कुछ गुप्त रखना चाहता था। उसने झूठ भी बोला कि सैम कल चली गई थी, मैंने उसे जाते हुए देखा था। सीन कट होने पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास उसका ग्रुप मेंबर आया था। वह उसे प्रपोज करना चाहता था,
लेकिन लड़की उससे कहती है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए लड़का दुखी होकर झील किनारे चला जाता है। जब वह झील किनारे गया तो उसे झील किनारे पोपेय की नाव मिली, जिसके अंदर वह चला गया। उसे यहाँ कुछ नहीं दिखा, लेकिन हम उस आदमी की लाश देख सकते थे जिसे पोपेय ने मारा था। अब वह खुद को आराम देने के लिए झील किनारे बैठता है और फिर पोपेय अपना लंगर निकालता है और उसके शरीर के एक हिस्से पर हमला करता है। वह दर्द से चिल्ला रहा था। तभी पोपेय पीछे से आया और उसके गले में रस्सी लपेटकर उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। आज रात वे सभी फिर से एक साथ आनंद ले रहे थे। डोना सभी की तस्वीरें ले रही थी और फिर डोना के फ़ोन मेन सिग्नल आए और उसे सैम का संदेश मिला, जिसमें उसने लिखा था कि निक उसे धोखा दे रहा है। यह सुनकर वह टूट गई और वहां से जाने लगी। निक को भी पता चल गया कि उसे क्या परेशान कर रहा है। वह उसे समझाने के लिए उसके पीछे गया, लेकिन डोना अब उसकी बात सुनना नहीं चाहती थी। निक ने उसे समझाने की कोशिश की कि वह सिर्फ उससे प्यार करता है और सिर्फ उसे ही शादी करना चाहता है, लेकिन डोना उसकी बात सुने बिना ही चली गई। गुस्से में निक ने उसे मुक्का मारना शुरू कर दिया। इस सब में उसका ध्यान एक डिब्बे पर गया। यह एक पालक का डिब्बा था। उसने पालक का डिब्बा उठाया और उसे देखा। उसे समझ में नहीं आया कि यह यहाँ कैसे आया। वह अभी भी यह सब सोच रहा था जब पोपे ने उस पर पीछे से हमला किया। निक भी कम ताकतवर नहीं था। उसने उसे पोपे से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन पोपे के हाथ उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थे। पोपे ने उसकी सारी कोशिशें नाकाम कर दीं और उसके बाद उसने उसका चेहरा लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े में दबाकर उसे मार भी डाला। अब डोना, जो निक से दूर जा चुकी थी, को भी एहसास हुआ कि उसे निक पर इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था। जब वह निक से माफ़ी मांगने वापस लौटी तो वह उसके पास गई। जब वह वहां पहुंची तो उसने निक की लाश देखी और उसे देखते ही वह टूट गई। अचानक खिड़की पर एक भयानक चेहरा दिखाई दिया, उसी खौफनाक महिला का जो पोपेय की बहन थी। उसे देखकर वह एक तरफ चली गई। उसे वहां से भाग जाना चाहिए था, लेकिन वह वहीं खड़ी रही और तब तक खड़ी रही जब तक पोपेय उसे मारने के लिए सामने नहीं आ गया। उसे देखते ही वह भाग गई। जंगल में पहुंचकर वह जोर से चिल्लाई और उसकी सहेलियां यह चीख सुनकर चौंक गईं। तारा और उसकी सहेलियों ने डोना को ढूंढने का फैसला किया। यहाँ दिखाया गया है कि डोना भागते हुए एक जाल में फंस गई, जबकि दूसरी तरफ तारा, उसका दोस्त डायलन और उनका तीसरा दोस्त तीनों डोना को ढूंढ रहे थे। यह सब करते समय तारा को एक तस्वीर मिली जो उसकी पुरानी क्लास की थी। उसमें उसकी माँ और डिल्लन की माँ भी थीं, क्योंकि वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाती थीं। इस तस्वीर को देखकर इन लोगों को पता चला कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वे अभी इस बारे में बात कर ही रहे थे जब उन्होंने अपनी दोस्त यानी डोना की चीखें फिर से सुनी और उन्होंने देखा कि पोपेय ने डोना को जाल में बांध रखा था और उसे थ्रेशर कटर से काट दिया। ये सब अपनी आंखों से देखकर ये लोग चौंक गए। कैथी बहुत डर गई थी। जब वे भागने की कोशिश कर रहे थे, कैथी गिर गई। पोपेय के उस तक पहुंचने से पहले ही एक कार उनके पास आकर रुकी, जिसमें तारा की माँ, पिताजी और डायलन की माँ थीं, जो अपने बच्चों को बचाने आई थीं। इन तीनों को देखकर लड़का गुस्से से पागल हो गया। उसने डायलन की माँ को पकड़ लिया और उसके गले में फंदा डालकर उसे मार डाला। ये सब देखकर तारा की माँ और उसके पिताजी बहुत दुखी हुए। भागते हुए उन्होंने डायलन से कहा कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और उन्हें भी यहाँ से जल्दी ही भागना होगा, नहीं तो पोपेय उन्हें भी मार देगा। कैथी, जो उनके पीछे थी, जल्दी से उनकी कार में बैठ जाती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पोपेयस यहाँ आता है और अपने भारी और बड़े हाथों से कार को उठाता है और पलट देता है। कार के इंजन से पेट्रोल रिसने लगता है। कार में आग लगाकर पोपेय कैथी को कार के साथ जला देता है और उसे मार देता है। इस समय हम देखते हैं कि तारा, तारा की माँ और डायलन एक कमरे में थे। तारा उनसे पूछती है कि क्या हो रहा है। यहाँ तारा की माँ पूरी कहानी का कथानक बताती है। ये लगभग 15 साल पहले की बात है, जब वह लड़का भी सामान्य बच्चों के साथ उसी शहर में रहता था। वह बाकी सभी से अलग दिखता था, इसलिए सभी बच्चे उसे तंग करते थे और केवल एक तारा थी जो हमेशा उसका साथ देती थी। यानी फिल्म की शुरुआत में हमने जिस छोटी लड़की को देखा था जिसे पोपेय का साथ देने के लिए दूसरे बच्चे तंग कर रहे थे, वह तारा थी, लेकिन दूसरे बच्चे उसके साथ बहुत बुरा करते थे। एक दिन जब ये बच्चे तारा को परेशान करने लगे तो पोपेय को बहुत बुरा लगा और उसने उनमें से एक बच्चे को मार डाला। जैसे ही शहर के लोगों को इस बारे में पता चला, उन्होंने आकर उसके घर पर छापा मारा, जिसमें उसके माँ बाप मारे गए, लेकिन पोपेय बच निकला और अब वह यहाँ आया है अपने माँ बाप और अपनी इज्जत का बदला लेने के लिए। वह उन सभी बच्चों को मार डालेगा जिसकी वजह से वह उस हालत में था। तारा की माँ बताती है कि पोपेय के माँ बाप की मौत के बाद यह घर विरासत में मिला था, यानी सोसाइटी के लोगों ने तय किया था कि यह घर सोसाइटी के किसी सदस्य को मिलेगा, वह भी वर्णमाला क्रम में। लेकिन जो भी यह घर पाएगा वह व्यक्ति कुछ ही समय में मर जाएगा और अब यह घर उनके नाम पर था, इसलिए वे इस घर को जल्दी बेचना चाहते थे। इसलिए वे चाहते थे कि तारा हमेशा इस घर से दूर रहे
ताकि उसकी जिंदगी सुरक्षित रहे। ये लोग अब भी बात कर ही रहे थे, तभी पोपेय की बहन फिर से बाहर आई, जिसने आते ही तारा के पिता पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। उसके हाथ में चाकू था, जिससे उसने तारा के पिता पर वार किया और अब वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गई। तारा के सामने खड़ी होकर उसने तारा से कहा कि पोपेय सिर्फ तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारे अलावा सबको मार देगा। यह कहते हुए उसने अब तारा की माँ पर चाकू से वार कर दिया। तारा की माँ घायल हो गई। यह देखकर तारा को भी गुस्सा आया और उसने पास में पड़ा मिट्टी का तेल उस पर छिड़क दिया। वह लड़की चिल्लाने लगी और ये लोग मौका देखकर यहाँ से भाग गए। यह महिला गुस्से में उनके पीछे भागी और तारा को पकड़ लिया। वह तारा के ऊपर आ गई। इससे पहले कि वह तारा को चाकू से मार पाती, डायलन ने पीछे से उस जगह पर आग लगा दी। उस पर पहले से ही मिट्टी का तेल डाला हुआ था। आग तेजी से फैली और लड़की मर गई। जब तक पोपेय वहां पहुंचा, उसकी बहन मर चुकी थी। यह देखकर वह दुहक और क्रोध से पागल हो गया। उस समय तारा की माँ उसके सामने थी। उसे लगा कि उसने अपनी बहन के साथ यह सब किया है, इसलिए उसने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसकी माँ का गला घोंटकर उसे मार डाला। तारा ने जब यह सब देखा तो वह टूट गई। पोपेय ने अब डायलन पर भी हमला कर दिया था। इससे पहले कि वह डायलन को मार पाता, तारा ने होशियारी दिखाई और ट्रक पर चढ़ गई और गाड़ी चलाते हुए पोपेय को कुचल दिया, जिससे पोपेय की मौत हो गई और वे दोनों बच गए। इतने सारे लोगों में से केवल ये 2 लोग ही बचे थे। अब तक सुबह हो चुकी थी। ये लोग शहर से बाहर जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पोपेय फिर से वापस आ गया। अब उसने तारा को पकड़ लिया और यह दिखाते हुए कहानी यहीं समाप्त होती है।